हेलो स्टूडेंट आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है जिसमें अपना पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मो प्लस डायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो या मोशन। यानी थर्मोडायनेमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हीट का फ्लो या हीट का मोशन। यानी थर्मोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करेंगे, हीट के फ्लो की। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की वेरियस फॉर्म लाइक एज मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जीज, इन एनर्जीज का इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एज ए डेफिनेशन के तौर पर हम बोले तो हम ये कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हीट के फ्लो और हीट का एनर्जी की वेरियस फॉर्म जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, में इंटर कन्वर्जन की स्टडी की जाती है। तो थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम हीट का फ्लो या फिर कह सकते हैं कि एनर्जी जो है उसकी जो एनर्जी की वेरियस फॉर्म है उनका आपस में इंटर कन्वर्जन की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम कोई भी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ये ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिएक्शन हो रही है, कोई भी प्रोसीजर हो रही है, चाहे फिजिकल है या केमिकल प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, या कोई भी रिएक्शन है वो होगी कि नहीं होगी, ये सब हम किसकी हेल्प से ज्ञात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से ज्ञात करते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से या थर्मोडायनेमिक लॉज की हेल्प से कई अदर लॉज को, जैसे कि लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है और फेज रूल है, केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ है, इसके अलावा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वॉन ऑफ रूल है, और राउल्ट्स लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इन सब नियमों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी नहीं कर सकते। तो ये मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होते हैं, देखिए एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और हम इन दोनों वर्ड्स को प्रॉपर्टीज के सेंस में भी काम में लेते हैं। हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होती है, देखिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है कि इस तरह का सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, यानी बल्क सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है, एक बड़ा सिस्टम है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर पार्टिकल है या पर्टिकुलर एटम है या पर्टिकुलर मोलिक्यूल है, उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम मानते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा आते हैं, इस वजह से मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, इस तरह से। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पता है कि पर्टिकुलर पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल से रिलेटेड सिस्टम है, तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल या मॉलिक्यूल या एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, ये सब किस में आता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की तो स्टडी कर सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी नहीं कर सकते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्टडी नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर लिमिटेशन देखें तो थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से कि हम किसी भी रिएक्शन के बारे में ये ज्ञात कर सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी तो स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, या रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ये सब तो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से रिएक्शन की रेट नहीं ज्ञात कर सकते। इसके अलावा ये भी नहीं पता लगा सकते कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। ये सब हम सिर्फ काइनेटिक्स की हेल्प से ही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लिमिटेशन है कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हुआ है, परिवर्तन हो गया है, लेकिन एक स्टेट सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हुआ, ये जो चेंज हुआ है ये किस मैकेनिज्म से हुआ, यानी इसकी क्रियाविधि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये हम थर्मोडायनेमिक्स से हेल्प से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लिमिटेशन देखें तो जैसे आइंस्टीन लॉ है कि मैटर जो है, मैटर और एनर्जी का आपस में जो इंटर कन्वर्जन है, यानी मैटर जो एनर्जी में चेंज हो सकता है और एनर्जी मैटर में चेंज हो सकती है, यानी E=mc², इसको थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करती है। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी की वेरियस फॉर्म का आपस में इंटर कन्वर्जन एक्सप्लेन करती है, लेकिन मैटर का एनर्जी और एनर्जी मैटर में किस तरह से चेंज होती है ये एक्सप्लेन नहीं करती है। तो थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम दो टर्म काम में लेते हैं, एक हम बोलते हैं सिस्टम और एक बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। तो ये क्या होती है सिस्टम और सराउंडिंग? थर्मोडायनेमिक्स टर्म थर्मोडायनेमिक्स टर्म में हम एक तो बोलते हैं सिस्टम और एक बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं? देखिए यूनिवर्स का वो भाग जो हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं, वो भाग क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। और उस सिस्टम के अलावा बचा हुआ यूनिवर्स का सारा पार्ट क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कोई रूम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के लिए सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा वो सिस्टम हो गया, यानी वो रूम जो है वो मेरा क्या है कि सिस्टम है। और उस रूम के अलावा यूनिवर्स का जो पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो सिस्टम को एज ए डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि यूनिवर्स का वो पार्ट, यानी ब्रह्मांड का वो भाग, वो पार्ट जो थर्मोडायनेमिक स्टडी हेतु सिलेक्ट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक स्टडी यानी उष्मागतिकीय अध्ययन हेतु चुना जाता है, तो सेलेक्ट किया जाता है। सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? यानी सिस्टम के अलावा बचा हुआ यूनिवर्स का पार्ट क्या कहलाता है? सराउंडिंग या परिवेश कहलाता है। सिस्टम यानी निकाय या तंत्र के अलावा यूनिवर्स का बचा हुआ भाग, ब्रह्मांड का शेष भाग सराउंडिंग कहलाता है, परिवेश कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम और सराउंडिंग। ये जो सिस्टम और सराउंडिंग होते हैं ये आपस में या तो इमेजिनरी बाउंड्री से सेपरेट हो सकते हैं या फिर रियल बाउंड्री से सेपरेट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने बताया कि जैसे कि मैंने एक रूम को थर्मोडायनेमिक स्टडी हेतु सेलेक्ट कर लिया, तो वो मेरा सिस्टम हो गया। और रूम के अलावा जो यूनिवर्स का पार्ट बचा हुआ है, टोटल पार्ट, वो क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। तो एक रूम है, बाकी वो यूनिवर्स है, यानी सराउंडिंग से, रियल बाउंड्री से सेपरेट है, क्योंकि रूम की चारों तरफ दीवारें
है, पैक्ड है रूम बिल्कुल, तो रूम जो है वो सराउंडिंग से एक रियल बाउंड्री से सेपरेट है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिस्टम सराउंडिंग से रियल बाउंड्री से सेपरेट हो, ये इमेजिनरी बाउंड्री से भी सेपरेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर एरिया देख लिया, मैंने ये मान लिया कि ये जो इतना पार्ट है जिसे मैं थर्मोडायनेमिक स्टडी हेतु सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मेरा ये इतना सा पोर्शन क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो इस पोर्शन के अलावा ये जो बचा हुआ सारा पार्ट है, ये क्या हो गया, सराउंडिंग में। अब मैंने ये इमेजिन किया है कि ये मेरा जो इतना पार्ट है ये क्या है, मैं थर्मोडायनेमिक स्टडी है तो सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा सिस्टम हो गया। लेकिन ये सिस्टम सराउंडिंग से एक तरह से इमेजिनरी बाउंड्री से सेपरेट है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में रियल या फिर इमेजिनरी बाउंड्री से सेपरेट हो सकते हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम की। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप अगर हम देखें तो हम अलग अलग बेस पे सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास या मैटर एंड एनर्जी या हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और हीट के, या फिर कह सकते हैं कि मैटर और एनर्जी के एक्सचेंज के बेस पे सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी, मास और हीट के एक्सचेंज के बेस पे सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। बात करते हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम या खुला तंत्र, ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? देखिए, इस तरह का सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ मास और हीट का, या फिर कह सकते हैं मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी खुले पात्र में गर्म पानी रख रखा है, आपने खुले पात्र में क्या रख दिया? गर्म पानी रख दिया। गर्म पानी के अलावा कोई भी गर्म लिक्विड रख सकते हैं, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सिस्टम क्या करेगा? अपनी हीट जो होगी वो सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देगा, और जब ये गर्म है तो ये वेपर की फॉर्म में क्या होगी? मास, या फिर कह सकते हैं मेटर सिस्टम से किधर पहुंच जाएगा? सराउंडिंग में चला जाएगा। यानी इस तरह का जो सिस्टम होगा उसे हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। तो ओपन सिस्टम का एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, मानव का जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो एक तरह से ओपन सिस्टम का काम करती है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो सराउंडिंग के साथ मैटर और हीट दोनों का एक्सचेंज करती है। इसके अलावा ओपन सिस्टम में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक तरह से ओपन सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो हुआ ओपन सिस्टम। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। बंद निकाय क्या होता है? बंद निकाय का मतलब होता है कि इस तरह का सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ओनली हीट या एनर्जी का एक्सचेंज करे, लेकिन मास का एक्सचेंज, मास या मैटर का एक्सचेंज ना करे। यानी कि इस तरह का सिस्टम जो परिवेश के साथ मास का एक्सचेंज नहीं करे, ओनली हीट या एनर्जी का ही एक्सचेंज करे, तो इस तरह का सिस्टम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम कहेंगे। तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल अगर हम देखें तो अभी मैंने जैसे ओपन सिस्टम का एग्जांपल बताया कि खुले पात्र में जैसे कोई गर्म लिक्विड रखा हुआ है,
यानी गर्म पानी रखा हुआ है, तो अगर इस पात्र को हम बंद कर देंगे, ठीक है, तो बंद पात्र से मैटर या मास का तो एक्सचेंज होगा नहीं सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, लेकिन हीट का एक्सचेंज होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। इसके अलावा जैसे जो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती है वो मोस्ट ऑफ हम रिवर्सिबल रिएक्शन को क्लोज सिस्टम में ही करवाते हैं, क्योंकि क्लोज सिस्टम में इसलिए करवाई जाती है क्योंकि मैटर का अगर एक्सचेंज हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में तो वो रिवर्सिबल नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा क्लोज सिस्टम का अगर एग्जांपल देखें तो बेस्ट एग्जांपल है थर्मामीटर। थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर नापते हैं। तो थर्मामीटर क्या है, सिर्फ सराउंडिंग के साथ ओनली हीट का एक्सचेंज करता है। थर्मामीटर किसका एग्जांपल है, क्लोज सिस्टम का। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि इस तरह का सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ ना तो हीट का एक्सचेंज करे और ना ही मैटर का एक्सचेंज करे, यानी इस तरह का सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट और मास दोनों का एक्सचेंज नहीं करता, आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित तंत्र, विलगित निकाय कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल है थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क, ठीक है।